चलिए आज के क्लास में हम लोग 11वीं की केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके सिलेबस को हम देख लेते हैं, उसके बाद इसका टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। उसके बाद हम लोग देखेंगे परमाणु की संरचना और इसके ज्येष्ठ है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों का आवर्तीकरण। इसके ज्येष्ठ बाद है रासायनिक बंधन एवं आणविक संरचना और इसके ज्येष्ठ बाद देखेंगे पदार्थ की अवस्था द्रव एवं गैस और इसके ज्येष्ठ बाद है ऊष्मा गतिकी और ऊष्मा गतिकी के बाद हम देखेंगे साम्य और साम्य की बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया के ज्येष्ठ बाद हाइड्रोजन का एक चैप्टर देखेंगे और हाइड्रोजन के ज्येष्ठ बाद है एस ब्लॉक के तत्व क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु और इसके बाद है पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य अध्ययन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण यौगिक के निर्माण एवं गुण। उसके ज्येष्ठ बाद है कार्बनिक रसायन सिद्धांत एवं तकनीक और उसके बाद है एक चैप्टर हाइड्रोकार्बन और एक चैप्टर है लास्ट पर्यावरणीय रसायन। तो इतना मिलाकर के कुल हम केमिस्ट्री 11वीं का देखेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री किसको बोलते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। प्रकृति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ की प्रकृति, संरचना, निर्माण विधि, गुण, उपयोग एवं सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति इजिप्ट भाषा की कीमिया शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ काला रंग होता है। सबसे पहले देखिए यूनिवर्स किस चीज़ से बना हुआ है, इसको हम मिटा देते हैं। यूनिवर्स की अगर हम बात की जाए यह दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है। पहला मेटर प्लस मेटर प्लस रेडिएशन। यह रेडिएशन क्या होता है, इसी को हम विकिरण कहते हैं हिंदी में। जैसे एनर्जी हो गया, हीट हो गया, साउंड हो गया, लाइट हो गया, ये सब हमें रेडिएशन के अंतर्गत आता है। जबकि हम यहाँ पर मुख्य रूप से पदार्थ यानी मैटर का वर्गीकरण कर रहे हैं। सबसे पहले इसका वर्गीकरण मुख्य रूप से हम दो भाग में करेंगे। ब्रह्मांड क्या चीज से बना हुआ है। सबसे पहला हम बताए पदार्थ, इसी को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं और इधर है विकिरण। पदार्थ का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भाग में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। अगर हम भौतिक वर्गीकरण की बात की जाए तो इसमें पदार्थ को मुख्य रूप से तीन भाग में वर्गीकृत किया गया है। पहला ठोस, द्रव, गैस। ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस। अगर हम रासायनिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो रासायनिक वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भाग में किया गया है। शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ।
यही अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिश्रण बोलते हैं, मिश्रण। तो अगर शुद्ध पदार्थ होगा इसका वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भाग में होगा, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। अगर यह अशुद्ध पदार्थ है तो इसका वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भाग में होता है, समांगी मिश्रण समांगी मिश्रण को हम वास्तविक मिश्रण कहते हैं, इसको बोलेंगे विसमांगी मिश्रण। और ये जब तत्व होगा तो यह तत्व का वर्गीकरण मुख्य रूप से तीन भाग में करते हैं, पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। अगर यह यौगिक है तो इसका वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भाग में करते हैं, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। अगर हम एक एक की बात की जाए तो सबको इंग्लिश में हम बता देते हैं। ब्रह्मांड को यूनिवर्स बोलते हैं, पदार्थ को मैटर बोलते हैं, विकिरण को रेडिएशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। ये हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर, और इसको बोलेंगे एलिमेंट, और इसको बोलेंगे कंपाउंड, इसको बोलेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, और इसको बोलेंगे कंपाउंड। और कंपाउंड का दो टाइप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर हम समांगी मिश्रण बोलते हैं तो यह हो जाएगा होमोजीनियस, अगर विषमांगी मिश्रण बोलते हैं तो हेट्रोजीनियस हो जाता है। तो ऐसे करके हम पढ़ते हैं कि अब हम देखते हैं ठोस का प्रॉपर्टी। ठोस का आकार एवं आकृति निश्चित क्यों होता है? क्योंकि इसके बीच जो अंतराण्विक बल लगता है यह काफ़ी ज़्यादा लगता है, जबकि इसमें अंतराण्विक स्थान काफ़ी कम होता है। इसके कारण इसके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जबकि इसकी तुलना में हम दरों की बात की जाए तो इसकी आकार एवं आयतन जो देखते हैं इसकी तुलना में बदल जाता है, जबकि इसका आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन इसका आकार बदल जाता है। जबकि गैस को न आकार न आयतन दोनों अनिश्चित होता है, इसलिए गैस को हम बंद बर्तन में रखते हैं। तो इसका हम ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम प्रॉपर्टी को देखते हैं, गुण को देखते हैं, इससे आगे फिर चलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा गैस में होती है, उसके बाद है लिक्विड में और इसके बाद सॉलिड में। और है अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल की अगर हम बात करते हैं तो यह अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा ठोस में, इसके बाद लिक्विड में और सबसे कम गैस में। अगर हम इसकी गतिज ऊर्जा की बात की जाए गतिज ऊर्जा की तो सबसे ज़्यादा होगा गैस में, उसके बाद लिक्विड में और इसके बाद सॉलिड में। अगर हम इसकी घनत्व की बात की जाए, घनत्व तो सबसे ज़्यादा घनत्व सॉलिड का होगा और उससे कम लिक्विड का और सबसे कम गैस का होगा। अगर हम विसरण देखते हैं तो विसरण गैस में सर्वाधिक मात्रा में होती है, जबकि इसकी तुलना में लिक्विड में कम और सॉलिड में सबसे कम। इसके बाद देखते हैं प्रत्यास्था। और यह जो
प्रत्यास्था की प्रॉपर्टी है यह सर्वाधिक होती है सॉलिड में, और इसके बाद लिक्विड में, और इसके बाद गैस में। तो हम यहाँ पर ठोस, द्रव एवं गैस के बारे में समझे हैं अच्छा से। अब इसके प्रॉपर्टी भी देख लिए कि इसमें अंतराण्विक स्थान ज़्यादा होता है, और अंतराण्विक बल किसमें ज़्यादा होता है, गतिज ऊर्जा, घनत्व, विसरण, प्रत्यास्था। अब हम आगे चलते हैं और इसका भौतिक परिवर्तन किस प्रकार एक से दूसरे में किया जाता है, ठोस से द्रव में परिवर्तन, द्रव से गैस में किस प्रकार के परिवर्तन किया जाता है, इसके बारे में हम अभी समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं ठोस, यहाँ पर द्रव और यहाँ पर गैस। जब ठोस को गलन करते हैं तब यह प्रक्रिया के तहत द्रव में परिवर्तन हो जाता है, और इस द्रव को जब हम वाष्पीकरण करते हैं, तो वाष्पीकरण करने के फलस्वरूप यह द्रव पुनः गैस में परिवर्तन हो जाता है, और गैस को हम आयनीकरण करते हैं। आयनीकरण, तो यह पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था, उसका निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिए सूर्य जो है वह पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा अवस्था में है। जिस प्रकार सूर्य को गैस कहना उचित नहीं है, इसलिए सूर्य जो है वह प्लाज्मा अवस्था की उदाहरण है। तो सूर्य की जब फिर यहाँ पर प्लाज्मा अवस्था की अनआयनीकरण करते हैं, इसकी तापमान यहाँ पर बढ़ाए गैस को, तो यह प्लाज्मा अवस्था में बदल गया। जब इसकी तापमान को हम कम करते हैं, अनआयनीकरण करते हैं, तो यह जो प्लाज्मा अवस्था है यह पुनः गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पर अनआयनीकरण करते हैं। अनआयनीकरण जब करते हैं तो यह पुनः गैस के रूप में निर्माण हो जाता है, और गैस को हम संघनन करते हैं। तो संघनन के पश्चात यह द्रव में परिवर्तन हो जाता है, और यह द्रव जो जब जमता है, जमना, और जब द्रव जमता है तो यह पुनः ठोस में परिवर्तन हो जाता है। तो इसके बाद अगर कोई ठोस पदार्थ है वह सीधे अगर गैस में परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर कोई ठोस पदार्थ सीधे अगर गैस में परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर कोई गैस बिना द्रव में परिवर्तन हुए अगर सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। ठोस से अगर गैस में परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर कोई पदार्थ गैस से सीधे ठोस में बदल जाता है बिना द्रव में परिवर्तन हुए तो इसे हम निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण। इसके बाद जिस प्रकार हम गैस का तापमान अत्यधिक कर देते हैं तो उसको गैस कहना उचित नहीं है। इसी प्रकार 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस ताप, ऐसा कोई फ्रिज का आज तक निर्माण नहीं हो पाया है जो ताप को -273 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा दे। वहां पर सिर्फ तापमान की कल्पना किया गया है, और उसके लिए पदार्थ की पांचवा अवस्था भारत के वैज्ञानिक बोस और आइंस्टीन मिलकर जो उस अवस्था की कल्पना किए हैं, उस अवस्था को पदार्थ की पांचवा अवस्था बोस, आइंस्टीन और कंडेंसेट अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर गैस को बहुत ज़्यादा संघनित किया जाता है। संघनन करने के बाद -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन ताप पर यह पदार्थ की जो पांचवा अवस्था है BEC, बोस, आइंस्टीन और कंडेंसेट अवस्था, इस अवस्था का निर्माण होता है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बेसिक केमिस्ट्री को इतना देखे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।